This call is now being recorded. चलिए एक बार फिर भी हम स्ट्रक्चर को तो रिवाइज करेंगे ही, वरना पता कैसे चलेगा। ओके, एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि आउटर वॉल जो होती है वो हमेशा कैप्सूल होती है किसी भी चीज की, और ये फाइब्रस की बनी होती है। कैप्सूल या आउटर लेयर हमेशा फाइब्रस की क्यों बनी होती है? ये धागेदार रेशेदार होती है, पर इसका जोड़ बड़ा अच्छा होता है। ये प्रोटेक्ट करने में सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, ऐसी फाइब्रस जो भी कैप्सूल से बना हो, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनी हुई हो, वो हमेशा बहुत बेस्ट होती है, अगर वो फाइब्रस की होती है तो। ठीक है? ये वैसा फाइब्रस नहीं कि जालीदार दिखाई देगा जैसे एक दुपट्टा होता है, वैसा नहीं होता। इसका जोड़ बड़ा अच्छा होता है। ठीक है? ये प्रोटेक्ट करता है किससे? शॉक से। ठीक है? उनको एब्ज़ॉर्ब करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है? नेक्स्ट, इसके बीच में इनकी लेयर्स में अगेन फ्लूइड होता है, वो सब कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। तो पहला क्या आ गया हमारा? कैप्सूल। कैप्सूल के बाद क्या आएगा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, ठीक है? फिर आएगा मेडुला। मेडुला के अंदर क्या पाए जाएँगे? पिरामिड्स। देख लो पिरामिड्स, पर हमें पता है ये पिरामिड्स हैं। ठीक है? इन पिरामिड्स के अंदर क्या पाया जाएगा? नेफ्रॉन। ठीक है? नेफ्रॉन जो फ़िल्ट्रेट निकाल के देगा, नेफ्रॉन से जो फ़िल्ट्रेट बनकर आएगा, वो किसमें जाएगा? कैलेक्सिस के अंदर। अगेन यानी ये रहे। पहले माइनर देन मेजर, इन कैलेक्सिस में जाएगा, और ये कैलेक्सिस किसके अंदर जाके इकट्ठे हो जाएंगे? पेल्विस के अंदर। जो ये व्हाइट वाला पूरा एरिया हमें नजर आ रहा है, ठीक है, पेल्विस के अंदर आके इकट्ठे हो जाएंगे। इसी पेल्विस से ही हमारा यूरेटर के थ्रू यहाँ पे यूरिन जो बन चुका है उसे बाहर निकाल दिया जाएगा यूरेटर के माध्यम से, और किस में जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में, और यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू ये बाहर निष्कासित कर दिया जाएगा। क्लियर? मेरी बात आ रही है? रुक गई? आप सभी को मेरी बात आ रही है? अभी ठीक है? ओके, तो ये यूरेथ्रा होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा दोनों में, फीमेल में और मेल में, इसका साइज थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है? मेल में बहुत बड़ा होता है, मेल में काफी बड़ा होता है, और फीमेल में काफी छोटा होता है। फीमेल में काफी छोटा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है? अभी एक बार देखते हैं कि ये जो यहाँ पे ये जो नेफ्रॉन है, जो इस पिरामिड के अंदर पाया जा रहा है, छोटू सा, मतलब इतनी बड़ी किडनी के अंदर, उसके अंदर जो छोटा सा पिरामिड था, उसके अंदर ये नेफ्रॉन पाया जा रहा है। उस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, उसकी शेप देखते हैं कैसे है। उसकी स्ट्रक्चर का शेप यहाँ से शुरू होता है, ये एक्चुअल में गोले से। ठीक है? उस गोले के अंदर एक पाइप का एंटर होना है, और उसी पाइप को बाहर भी निकलना है। जो अंदर जा रही है वही बाहर निकल रही है, बट हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एक बार हम थोड़ा क्लोज करके देखेंगे, तब वो चीज क्लियर होगी जो मैं कहना चाह रही हूँ, ये बताने का प्रयास कर रही हूँ। 1 सेकेंड जी। आप देखेंगे जब ये पाइप अंदर जा रही है, किसके अंदर जा रही है? नेफ्रॉन के अंदर। और नेफ्रॉन ये वाला पार्ट है क्या? बोमेन्स कैप्सूल। ये क्या एरिया है? बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल क्या करता है? यहाँ पे इस सारी को ऐसे इकट्ठा कर लेता है। ठीक है? अब जब यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है ना, तो इसमें से ये इसको इसमें से फिल्ट्रेट निकाल लेगा। यहाँ यहाँ ब्लड नहीं जाता नीचे, नीचे ब्लड नहीं जाता, फिल्ट्रेट जाता है। आप फिल्ट्रेट को ऐसा कह सकते हैं कि जो मेजर भाग है, जैसे कि वाटर, और वाटर के साथ कुछ आयंस और प्रोटीन, प्रोटीन का जो फॉर्म एंड प्रोडक्ट होता है ना, यूरिक एसिड, वो सारी चीजें वो इसके अंदर जा रही है। ठीक है? इसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। अब जो यहाँ पे आप देखेंगे, इसकी जो पाइप का जो डायमीटर है, ये थोड़ा ज्यादा मोटा है, और जो ये वाला है ये पतला है। इसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है फॉर द फिल्ट्रेशन, हमें हेल्प करता है। ठीक है? इसकी प्रेशर की वजह से काफी हार्मोन्स भी निकलना शुरू होते हैं। ठीक है? ये प्रेशर मेंटेन रहता है, हार्मोन्स की वजह से प्रेशर मेंटेन भी रहता है।
और ये हमें फ़िल्ट्रेट बनने प्रॉपर्ली बन जाए, उसके लिए भी हेल्प करता है। अब बोमन्स कैप्सूल के अंदर इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस फ़िल्ट्रेशन। यहाँ पे भी कुछ सेल होते हैं, यहाँ पे इसके इस नेक पे ना, यहाँ इस नेक पे जहाँ पे छोटा-सा एरो दिख रहा है ना, यहाँ पे इस नेक पे भी कुछ सेल्स होते हैं, यहाँ पे भी कुछ सेल्स होते हैं। पढ़ना है, नहीं पढ़ना, बस समझा रही हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। यहाँ कुछ सेल्स होते हैं जो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, ठीक है? मैम तो डरना नहीं, हॉर्मोन्स कहाँ सेक्रेट होते हैं? यहाँ से जक्स्टा और मैम इसी पाइप से प्रेशर जाता है? ये प्रेशर क्रिएट करती है, ये हेल्प करती है कि वो प्रेशर मेंटेन रहे, कि बहुत तेज़ ना हो जाए, बहुत धीरे ना हो जाए। अच्छा ब्लड आ गया, चलो फटाफट से फ़िल्ट्रेशन स्टार्ट कर दें। तो बोमन्स कैप्सूल के अंदर वो सब चीज़ें यहाँ पर चलती रहें, अपना कार्य करती रहें, उसको बनाए रखने के लिए वो काम कर रही हैं, ठीक है? इसको वो हेल्प करें। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सॉरी जी। तो यहाँ पे वो चीज़ें हमारी यहाँ पे कुछ सेल्स हैं वो अपनी कार्य क्षमता बढ़ाना शुरू कर देते हैं कि फ़िल्ट्रेशन के लिए दैट वी हैव टू गेट रेडी। अब अपने जो प्रेशर है ऑस्मोलैरिटी जो है हमारी, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको बनाए रखें, ताकि फ़िल्ट्रेट जो ब्लड आ रहा है उससे फटाफट से जितने भी आयनिक हैं, आयन्स है मतलब, वो सारे आयन्स को नीचे फ़िल्ट्रेशन के लिए भेज दिया जाए यहाँ पे। ठीक है? वाटर भी चाहिएगा साथ में थोड़ा-सा। वाटर के साथ कुछ वांटेड चीज़ें भी जाती हैं, जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है, वो चीज़ें भी जाती हैं अभी भी। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके बिना ना आप ये समझिए कि उसको बाद में रीअब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है, पर अभी इसलिए जा रहा है कि एक तो आप समझिए कि उसका एक साइज़ एक तो थोड़ा छोटा है, वो फ़िल्टर आसानी से हो सकती है। लेकिन वो आगे रीअब्ज़ॉर्ब हो जाएगी तो इसलिए ब्लड को भी डर नहीं लगता, ठीक है? उसको पता है कि वापस ब्लड के अंदर आ जाएगा, तो इसलिए उसको डर नहीं लगता इस बात के लिए, ठीक है? अब एक चीज़ देखते हैं, ये रीनल कॉर्पस्कल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कैपिलरी डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पे। कैपिलरीज का यहाँ पे एक क्या अभी आवाज़ आ रही है मेरी? आई एम सॉरी। जी, तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये जो जितना भी ट्यूब्यूलर एरिया है ये जितना भी जा रहा है यहाँ पर, ये, इसके बाहर आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारी पाइप्स जा रही हैं, पाइप्स मतलब वेसल्स हैं ये। वेसल्स कौन-सी वेसल्स हैं? ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है? ये सारी ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे जा रही हैं। अगेन यहाँ भी देख रहे हैं आप, ये भी ब्लड वेसल्स जा रही हैं, ठीक है? ये सारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है? देख पा रहे हैं आप? तो ये जितना भी एब्ज़ॉर्प्शन, री-एब्ज़ॉर्प्शन सब कुछ जो हो रहा है, आप देख पा रहे हो कि इसमें से कितनी चीज़ें ब्लड से ली जा रही है और ब्लड में वापस दी जा रही हैं। तो ये सब कुछ ब्लड में ही जाएगा, ब्लड में ही वापस आ जाएगा। अल्टीमेटली, ठीक है? अल्टीमेटली क्या हो रहा है? ब्लड में ही जाएगा, ब्लड में ही वापस भी आ जाएगा। एक चीज़ देखिए यहाँ पे ध्यान से, कि इस वाले भाग में ये है हमारा, ये वाले भाग में ये रीनल आर्टरी है। ये वाला भाग में रीनल आर्टरी और ये वाले भाग में रीनल वेन है। तो नीचे ब्लू वाला पोर्शन जितना भी दिखाई दे रहा है वो सारा वेन वाला पार्ट आ गया। और ये वाला पार्ट जो आ गया, जो आप देख रहे हो यहाँ पे कि दोनों के बीच में कलर चेंज हो रहा है, रेड से पर्पल हो रहा है। तो देयर इज़ अ एक्सचेंज बिटवीन द 2। अब ये चेन क्या है? चेन मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में भी, अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा, मैंने कहा था मैं इसका बता दूँगी एक बार, लिखा था मैंने पर लेकिन याद नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ी आर्टरी जो होती है मेन वो होती है एओर्टा, छोटी से आर्टरीज, आर्टरी से आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स,
आइए ये सॉरी आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल से आती है कैपिलरीज, ठीक है। वहीं होता है वेना कावा, वेना कावा से वेन्स, वेन से वेन्यूल्स, ठीक है। यहां हो रहा होता है सारा आपका ऑक्सीजन का आदान प्रदान। जब ब्लड का ऑक्सीजन ले लिया जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड या लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन ले लिया उसका, अब उसके पास वो ऑक्सीजन से गरीब हो गया है, अब उसके पास इतना ऑक्सीजन नहीं है कि वो आर्टरीज की इस वाली ब्लड वेसल के अंदर और ट्रैवल कर सके, ठीक है, या किसी और ऑर्गन के पास जाके वो अपना कार्य क्षमता को या कार्य को पूरा कर सके। उसका मेन कार्य जो है वो इन दो में से ही आता है, एक गैसेस का और वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेने का। अब वेन्यूल्स क्या करते हैं, यही ब्लड यहां चला जाता है गोल होके, ठीक है, इन दोनों के बीच में ऐसे होता है। तो वेन्यूल्स वाला ब्लड जब इसके पास ऑक्सीजन खत्म होगी, मैं कलर चेंज करती हूँ तभी समझ आएगा थोड़ा सा, ये ले लेते हैं, ठीक है। जब कैपिलरीज के पास यहाँ का जो ब्लड था इसके पास ऑक्सीजन इसकी यूज्ड हो गई, अब ऑक्सीजन नहीं है, अब ये वाला ब्लड यहाँ वेन्यूल्स में तब्दील हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है, ये वेन्यूल्स के अंदर जाएगा, वेन्यूल से वेन्स, वेन से बड़े वाली वेना कावा। अब वेना कावा का हमें डिफरेंस तो पता ही है कि इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा, करेक्ट। क्या ये बात कि सबको समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है? गुड। तो ऐसे एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो दो एक्सचेंज है इसको एक बार हल्का सा देख लें ताकि हमें चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। अब ये कैसे है, ये मान लीजिए यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाले ब्लड से जब यहाँ पे ऑक्सीजन यूज हो गया इसका, अब यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन आ गया हमारा, ठीक है, मीन्स ऑक्सीजन कम हो गया है, कटौती हो गई है अब इसकी, अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बन गया है, अब उसके की ऑक्सीजन कम होना शुरू हो गया। तो अब यहाँ से वो धीरे धीरे इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ जो ब्लड जाएगा वो अब -O2 का रूपांतरण कर लेगा, क्यों, अब वो एंटर कर चुका है वेन्यूल्स के अंदर, वो वाला ब्लड, ठीक है। ये एक्सचेंज यहाँ सारा कुछ होता है, ये सारा कुछ यहाँ ऐसे हो रहा होता है, ये हर जगह होता है, पूरी बॉडी। क्लियर सभी को? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पढ़ते हैं, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इसको अच्छा सा और क्लियर क्रिस्प समझने की, जहाँ डाउट आएगा वहां पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ब्लड एंटर करता है किसमें, ब्लड एंटर करता है किडनी में थ्रू रीनल आर्टरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा। एट हाइलम, हाइलम क्या है, वो गड्ढा जो अंदर की तरफ, कौन के, गुफा, केव, केव, केव मतलब क्या होता है, गुफा, केव मतलब गुफा, ठीक है। कौन केव, यानी कि जो ये वाला भाग था ना किडनी का, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो ये गड्ढा सा है, इस गड्ढे को, ये वाला गड्ढा जो है, ये वाला गड्ढा, इसको हाइलम कहते हैं, क्लियर। रीनल आर्टरी यहाँ पे अंदर एंटर करती है। रीनल आर्टरी कौन है, वही आर्टरी जो ब्लड की सर्कुलेशन में, एओर्टा था ना, एओर्टा, एओर्टा बड़े वाला आर्टरी है, वो बड़े वाला ट्रंक है मतलब, ठीक है। उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराना था। तो हर ग्लैंड की, सॉरी, हर ऑर्गन की अपनी एक आर्टरी होती है, तो इसकी रीनल आर्टरी है। क्यों रीनल आर्टरी है, हमने बात की थी लास्ट टाइम कि इसका टेक्निकल नेम, इसका बाहर कागजों पे जो नाम लिखा जाता है, आपके घर का नाम कुछ और होता है और कागजों में कोई और नाम होता है, पेपर नेम कौन सा है इसका, रीनल, ठीक है। अब नेफ्रॉन क्यों नहीं है पता नहीं, पर लेकिन हाँ रीनल है, ठीक है। तो रीनल इनका नाम है और रीनल इनकी आर्टरी का नाम है, ठीक है। तो वो आर्टरी अंदर एंटर कर रही है इनटू स्मॉल आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स, डिवाइड कर रही है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया पीछे वाली बात से?
आर्टरीज, हाँ, बड़े वाली आर्टरी, उससे छोटी छोटी और आर्टरीज, और छोटी छोटी आर्टरी से आर्टेरियोल्स। अब ये आर्टेरियोल्स किसके अंदर डिवाइड होगी आगे जाकर? कैपिलरीज। ठीक है, जहां पे मेन फिल्ट्रेशन या कोई भी आदान प्रदान जो होता है ना, वो कैपिलरीज में होता है। जो ऑक्सीजन का उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता था एल्वुलाई और ब्लड में, वो भी कैपिलरीज में था, याद कीजिए। सेम यही वो कैपिलरीज की बात करेगा यहाँ पर। ठीक है, इन कॉर्टेक्स यानी कि जो आउटर कवरिंग थी ना, किसकी किसकी किडनी की जो बाहर वाली कवरिंग थी, मतलब जो कैप्सूल था, वो नहीं कह रही मैं, ये वाला कैप्सूल की बात नहीं कर रही हूँ। जो इसके अंदर वाला पार्ट था, जहां पे कॉर्टेक्स स्टार्ट हो गया था, पिरामिड से पहले वाला पार्ट, पीछे वाला। ठीक है, कॉर्टेक्स and arteriole enters and subdivided into cluster of tiny arteries forming a glomerulus। क्या कहना चाह रहा है? कॉर्टेक्स के अंदर एक आर्टरियोल एंटर करती है। कौन? रीनल आर्टरी की आर्टरियोल उसके अंदर आई और डिवाइड कर दिया। किसके अंदर? आर्टरी, जो टाइनी आर्टरी थी उसके अंदर डिवाइड कर दिया। किसने? आर्टरीज ने। सिंपल बात कह रहा है, वही बात जो मैं दोबारा पहले भी बोली आपको, वही बात को दोबारा दोबारा ये बात कह रहा है। ठीक है, सेम चीज को रिपीट कर रहा है। बस वो ये कह रहा है कि ये जो डिवीजन हो रहा है ना आर्टरीज का आर्टरियोल्स के अंदर, आर्टरीज का आर्टरियोल्स के अंदर जो डिवीजन हो रहा है, ये किसके अंदर हो रहा है? कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर बैठा हुआ ग्लोमेरुलस। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर बैठा हुआ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर बैठा हुआ ग्लोमेरुलस। क्लियर है अभी? जो हर ग्लोमेरुलस है, यानी कि वो जो कप सा है, उस कप में सराउंडेड बाय बॉमन्स कैप्सूल, वो कप, आप ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन इसको कहते हैं। जो गुंजे गुंजे हो जाते हैं ना उसके आर्टरीज के आर्टरियोल के अंदर, वो गुंजे गुंजे जो हो जाते हैं, वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन उसको कहते हैं। और उसको बोमन्स कैप्सूल के अंदर, उस कप के अंदर रखा जा रहा है। आपको ज्यादा इन डिटेल नहीं देखना उसको। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? वो कहता है फिल्ट्रेट जो है ग्लोमेरुलस कैप्सूल का पास होता है प्रोक्सीमेटेड प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर। फिल्ट्रेट हो गया, आई एम सॉरी, आ नहीं रहा आपको? मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन रुक गई है, आई थिंक स्क्रीन रुक गई है। यस, इसी में। Yes, yes, ma'am. ओके ओके, ठीक है, सॉरी। जो फिल्ट्रेट है यानी कि इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर आर्टरीज आई, ऐसे 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 करके बाहर निकल गई। यहाँ एक कैपिलरी डिफ्यूजन वगैरह होगा। ठीक है, मींस जो आयंस का जो ट्रांसफर है वो सारा यहाँ पे हो जाएगा, एक फिल्ट्रेट बनकर नीचे उतरेगा। ड्रॉप 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 ड्रॉप। ठीक है, इस पूरे वाले को ना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ये जो पिंक वाला है इसे बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, कप को। ठीक है, अब आ गया इसके बाद, हाँ जी, इसके बाद जब ये जा रहा है ना, तो ये नहीं, सो यहाँ पे तो पहले यही रहेगा, ये ऐसे इसकी नेक बनी रहेगी। यही आगे एक्सटेंडेड पार्ट बन जाएगा इसका टिब्यूल के अंदर। इसे कहते हैं पीसीटी। ठीक है, क्लियर? यहाँ से फिल्ट्रेट बनता गया बनता गया बनता गया, अब ये पास कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ क्या पास हो रहा है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पहले स्टेप्स देख लेते हैं एक बार। ठीक है मैम, एक बार स्टेप्स देख लेते हैं, बाद में थोड़ा थोड़ा समझने में आसानी होगी। जो फिल्ट्रेट है ग्लोमेरुलर कैप्सूल का, बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल दोनों सेम चीज है। ठीक है, आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं समझना इसके अंदर, पर एक ही चीज है, ए ओके, कोई चेंज नहीं है। प्रॉक्सिमल यानी कि पीसीटी में वो फिल्ट्रेट, वो पानी वाला जो था ना जिसके अंदर टॉक्सिन्स थे, विद विद थोड़े और टॉक्सिन्स के साथ और चीजें भी हैं, मिनरल्स भी हैं, अनवांटेड या कहें एक्सेस ऑफ मिनरल्स भी इसके अंदर है। ठीक है, पीसीटी में गया, पीसीटी से लूप ऑफ हेलने में गया, हेलने से गया कॉइल डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर गया, फिर ड्रेनेज टू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर गया, वहां से माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। मैम ये तो सारा याद है, बीच वाला थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, कर देते हैं। यहाँ से ये वाला बोमन्स कैप्सूल वाला, मैं शेप बना रही हूँ, साथ साथ में दिखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बनाना एक बार याद आ गया तो सब कुछ याद आ गया, भूलोगी ही नहीं। ठीक है, इसकी नेक से यहाँ पर ये बोमन्स कैप्सूल है, यहाँ से फिल्ट्रेट आया, पीसीटी में गया,
ये रहा पीसीटी, ठीक है। फिर मिडल पार्ट, लूप ऑफ हेनले मिडल पार्ट है, ये रहा लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। उल्टा बनाया, वहां से पतला, यहाँ से मोटा, ठीक है। फिर है डिस्टल, डिस्टल मतलब क्या होता है, दूर, और ये जाके किसके अंदर खुलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है। चलिए, स्टेप्स ऑफ यूरिन, यानी कि आप इसको एक चीज और भी कह सकते हैं यूरिन का, या यूरिन पास आउट करने को हम क्या बोलते हैं, मिच्यूरेशन। हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन, और मुझे लग रहा है मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है पहले भी। यूरिन पास आउट करने को क्या कहते हैं, मिच्यूरेशन। अगर नहीं भी पढ़ा तो एक लिख लीजिएगा, मे भी हो सकता है पूछ ले, क्योंकि वैसे भी जो चैप्टर है यूजीसी का फेवरेट है, तो मे बी कुड बी। ओके, चलिए आप थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार। अब यूरिन कैसे फॉर्म हो रहा है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में, मतलब उस कैप्सूल के अंदर वो आगे ब्लड वेसल्स आ गई हैं, और आर्टरी से आर्टेरियोल्स के अंदर वो कन्वर्ट हो चुका हुआ है। फर्स्ट प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एज ब्लड पासेस फ्रॉम एफरेंट, आजा आजा आजा, ठीक है, आर्ट्रियोल इनटू ग्लोमेरुलस, ब्लड प्रेशर पुशेस, जो मैंने प्रेशर की बात की थी, वो थोड़ी नॉर्मल डायलेटेड फॉर्म में होती है, वो अंदर जा रही है, उससे एक धीरे धीरे पतली हो रही है, तो उससे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्लस वो जो कैप्सूल है वो भी एक अपना प्रेशर दे रहा है। तो यहाँ से क्या होता है, वो पुश करता है किसको, वाटर भी चला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स चले जाते हैं, कैरेटीन चला जाता है, यूरिन चला जाता है, यूरिन ही यूरिया होना चाहिए था, नाइट्रोजनस वेस्ट चला जाता है, क्योंकि यूरिन तो एट द एंड बन रहा है ना, तो ग्लूकोज चला जाता है फ्रॉम द कैपिलरीज, जो आर्टेरियोल्स वाली थी ना, आर्टेरियोल से कैपिलरीज का डिफ्यूजन चेंज हो रहा था, वो कैपिलरीज के अंदर चली जाती है, फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू कैप्सूल, यानी कि बोमन्स कैप्सूल, यानी कि इसके अंदर चली जाती है यहाँ पर, ठीक है। यहां से इनसे छनेगी, जो ब्लू वाली पाइप बनाई है ना, इनसे छनकर इसके अंदर आ रहा है सारा कुछ, ब्लड नहीं आ रहा, प्लाज्मा नहीं आ रहा, ठीक है। बड़े बड़े प्रोटीन के पार्टिकल्स नहीं आ पाते, टूटा हुआ ही आता है इसके अंदर, आरबीसी वगैरह कुछ नहीं आता है इसके अंदर। ओके, चलिए, इनटू कैप्सूल, कैप्सूल थ्रू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, उसकी एक मेम्ब्रेन है जिसको हम, जो कैप्सूल की मेम्ब्रेन थी, ये जो यहाँ एक मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू ये नीचे की तरफ जा रहा है, इस मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, छन्नी की बात कर रहा है वो, ठीक है। इट फॉर्म्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। तो अगर हम पूछे कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहाँ हो रहा है, तो हम कहेंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस किडनी के अंदर, सिर्फ नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर, सॉरी, ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर ही होता है, बोमन्स कैप्सूल के अंदर ही होता है। क्या आप कहेंगे पीसीटी और डीसीटी और लूप ऑफ हेलने में होता है? नहीं, वहां एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि फिल्ट्रेशन जो है वो तो यहाँ हो गया, अब एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन उस ट्यूब्यूल्स के अंदर होगा, जो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, जिसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। ब्लड सेल्स एंड लार्ज प्रोटीन्स रिमेन्स इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि वो तो नीचे नहीं आएंगी, वो तो मोटे मोटे कण हैं, वो तो वापस ही चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर ही रहेंगे। जी, प्लीज एक्सक्यूज मी। मैंने बोला वो मेरी आपको फोन चेक कर लो, ठीक है। I'm sorry, प्लीज। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी इसको कहा जाता है, यानी कि ट्यूब्यूल्स, जो पतली पतली पाइप सब निकल के आ रही है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, और डीसीटी, यानी कि डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ चीजें वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी। क्यों मैम रीअब्सॉर्ब क्यों होंगी? मैंने कहा ना, कभी कभी कुछ चीजें गंदगी निकालने के लिए कुछ अच्छी चीजों का भी उनके साथ जाना जरूरी है,
ठीक है, लेकिन अच्छी चीजों को डरने की नीड नहीं है, उन्हें वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए उन चीजों को रीअब्सॉर्ब करा जा रहा है, लेकिन उनके साथ साथ कुछ चीजें अभी भी मतलब जो अच्छी चीजें वो चली गई हैं। अब सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है, मतलब यहाँ पे भी ना बाहर जो एरिया है, जो ये वाला एरिया आता है ना पूरा, सॉरी, जो नेफ्रॉन का ये ट्यूब्यूल्स बनी हुई है, ये रही, ये डिस्टल वाली यहाँ हो गई, प्रॉक्सिमल वाली यहाँ हो गई, ठीक है। यहाँ सारा एरिया ये वाला आ गया, आर्टरीज भी आ गई और वेन्स भी आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीजें जो होती हैं वापस ले ली जाती हैं, ऐसे वापस चली जाएंगी, और यहीं से कुछ चीजें इसके अंदर भी चली जाती हैं, ठीक है। कुछ चीजें इसके अंदर चली भी जाती हैं, अब कौन कौन सी जाती है, कैसे जाती है, वो देख रहे हैं हम, ठीक है। अगेन कह रही हूँ, ये आयन से थोड़ा केमिकल टाइप का है, ज्यादा इन डिटेल मत जाना, कंफ्यूज हो जाओगे, याद नहीं कर पाओगे वरना, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस इन यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट हमारा हो गया, इसमें वेस्ट आ गया, हाँ जी आ गया। अब बट ऑल्सो अदर सब्सटेंसेस द बॉडी नीड्स एसेंशियल आयंस। कौन कौन से आयंस, मिनरल आयंस जो होते हैं, पोटेशियम चाहिए हमें, कैल्शियम चाहिए हमें, क्लोरीन चाहिए हमें बॉडी के लिए, ये जो इतनी अच्छी फास्फोरस है और सोडियम है, ऐसी कुछ चीजें हमें जो बॉडी के लिए चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो भी निकलती हुई जा रही हैं। अब निकलती कौन सी है, ये मिनरल्स तो हमें चाहिए, लेकिन हमें एक्सेस में नहीं चाहिए, तो उसकी क्षमता को नहीं बैलेंस कर लेता है। ये सारी चीजें ना हार्मोन्स वगैरह चेक कर रहे हैं, सेल्स चेक कर रहे हैं कि ज्यादा है कम है, बाहर ज्यादा तो नहीं निकालना, ये सारा कुछ हार्मोन्स अपनी एक्टिविटीज चेक कर रहे हैं किडनी के, ठीक है, वो सब चेक कर रहे हैं अच्छे से। तो वे देख रहे हैं कि नहीं ये बहुत ज्यादा हो चुका है, ये ना शरीर के अंदर तबाही मचाएगा, या तो बीपी हाई कर देगा, या किसी भी चीज के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब वो कौन सी आयन जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसका चार्ट अभी भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब उसकी बढ़ोतरी हो जाती है तो क्या क्रिएट, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उनको बैलेंस करने के लिए वो यहाँ पर बैठे हैं सेल्स, तो वो चेक कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा हो गया, इसको बाहर निकाल दो, इसकी कंसेंट्रेशन ब्लड में मुझे ज्यादा लग रही है, इसको रहने दो और इसको निकाल दो, बैलेंस हो रहा है, ठीक है। फिर कुछ एक्सेस ऑफ ग्लूकोज भी चला जाता है, सॉरी एक्सेस ऑफ आई एम सॉरी, ग्लूकोज जितना हमें रिक्वायर्ड है वो वापस आ जाता है, एसेंशियल आयंस जो अब बॉडी को रिक्वायर्ड है एक्सेस में नहीं है, लेकिन उसको वापस ले लिया जाएगा ना, मैंने कहा ना जो एक्सेस में सिर्फ वो जाएगा या अनवांटेड हो जाएगा, पर जो जरूरी है वो रहेगा, ग्लूकोज वापस आ जाएगा, अमीनो एसिड जो रिक्वायर्ड है वो रह हमारे पास आ जाएंगे, स्मॉलर प्रोटीन्स जो है वो वापस आ जाएंगे, वो सब कुछ वापस आ जाएगा, ठीक है। व्हेन द फिल्ट्रेट exit the glomerulus, it flows into a duct in the nephron called renal tubule. जब वो जो फिल्ट्रेट है ग्लोमेरुलस का, मैंने बताया ना नीचे इसकी जो नेक जा रही है, इस नेक से नीचे उसके नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं उसको, जो पीसीटी टीसीटी की बात कर रहे हैं, वो उनके अंदर चला जाएगा और वहां पे सारा कुछ रीअब्सॉर्प्शन का चल रहा है वहां पर, ठीक है। एज इट मूव्स, जैसा से नीचे जाता जाएगा, सब्सटेंसेस जो होंगे यानी कि वाटर और दूसरी चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही है, वही बात को टेक्निकल तरीके से बस बता रहा है, ठीक है। किसके थ्रू हो रहा होगा, जो ट्यूब्स बनी हुई है ना, वो जो ट्यूब्स है वो अपने पास की, जो पास की मीन्स जो उससे चिपकी हुई जो कैपिलरीज है ना, उसके साथ एडजेसेंट, मतलब उसके साथ चिपकी हुई, जो उसके बिल्कुल साथ में सानिध्य में चल रही हैं, उन कैपिलरीज के साथ इसका एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन चल रहा होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द पीसीटी, प्राइमरी, प्रॉक्सिमल भी कह सकते हैं, प्राइमरी भी कह सकते हैं, दोनों ही एक ही बात आती है, ठीक है। कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स, टेढ़ी मेढ़ी मुड़तुड़ी वैसी वाली ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हमारी रीअब्सॉर्ब होती है, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या करता है, बफरिंग का काम करता है, ये वो हेल्प करता है कि पीएच लेवल ज्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, ठीक है। कैल्शियम हमें पता ही है हमारी बोन्स के लिए भी जरूरी है, हमारी मसल्स के लिए भी जरूरी है, फॉस्फेट अगेन बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल में वाटर और सोडियम का एब्सॉर्प्शन होता है, ये आपको क्रक्स दिया, ये याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपको रटे हुए होने चाहिए, मीन्स इसको अच्छे से कर लेना, इसी पे से ही मेजर क्वेश्चंस आते हैं, एक सीक्वेंस बताया था और ये वाला पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स, ठीक है। लूप ऑफ हेलने में क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है, कार्बोनेट्स अगेन, ये वाला कार्बोनेट, सेम कार्बोनेट ही यहाँ पे भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, कार्बोनेट्स, इसका एक फॉर्म होता है, वो वाला फॉर्म इसका एब्सॉर्ब होगा, आप कार्बोनेट्स ही याद रखें, और ग्लूकोज,
ठीक है। ग्लूकोज अगेन बाइसेन बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्ब होता है, और थोड़ा सा ग्लूकोज होगा वो भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हुआ, पहले प्राइमरी में देखेंगे। प्राइमरी नहीं, आप ये वाला छोड़ दीजिए, प्राइमरी में देख लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, जो प्राइमरी वाले में पीसीटी में वाले में जो आया, इसमें क्या क्या एब्जॉर्ब हो गया हमारा, बाइकार्बोनेट आयंस, कैल्शियम आयंस और फॉस्फेट। ठीक है, ये हमारा रीअब्सॉर्ब हो गया यहाँ पर। देन आया हमारा लूप ऑफ हेनले, सीक्वेंस वाइज चलेंगे, इन्होंने थोड़ा उल्टा लिखा है पर सीक्वेंस में याद करेंगे। रीअब्सॉर्ब क्या हो गया, अगेन बाइकार्बोनेट आयंस और ग्लूकोज, और ग्लूकोज, और क्या रह गया, डिस्टिल। डीसीटी में हमारा क्या क्या आ गया, वाटर एंड सोडियम। ठीक है, ये हमारा रीअब्सॉर्ब हो रहा है यहाँ पर। ये चार्ट बना लीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स एक्सट्रीमली मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के। ठीक है, चलिए थर्ड आता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। इसमें क्या हुआ, जो भी फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब हुआ था ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो भी एब्जॉर्ब हुआ है, वो ट्यूब्यूल से होते हुए गुजरता चला गया, जहां न्यूट्रिएंट्स और वाटर सब कुछ हमारा रीअब्सॉर्ब भी हो गया, और एब्जॉर्ब जो होना था सब कुछ हो आ गया। ठीक है, अब इनटू द कैपिलरीज, किसके अंदर चला जाएगा, कैपिलरीज के अंदर सब कुछ चला गया था। फिर उसी वक्त में, उस समय में आप देखेंगे कुछ ऐसे आयंस, कुछ ड्रग्स और हाइड्रोजन सब्सटेंस, ये पास होते हैं कैपिलरी से इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। यानी कि कुछ ऐसे जो मेडिसिन हैं, किसी ने कोई मेडिसिन ली थी, कभी कभी आप नोटिस करेंगे उस मेडिसिन की वजह से यूरिन बहुत डार्क येलो आता है। कुछ मेडिसिन से, जनरली मेडिसिन जब भी ले रहे होते हैं तो यूरिन बहुत डार्क पास होता है। कुछ में क्या होता है, कभी कभी कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है, वाटर कुछ ज्यादा बाहर निकलना शुरू हो जाता है, हाइड्रोजन की जो फॉर्मेशन बहुत हो चुकी है बॉडी के अंदर, उसे निकालना जरूरी होता है। मेडिसिन सब किसी वजह से दी होंगी ना, कोई वजह होगी जिस वजह से दी होंगी, उसमें जो एक्सेस जो भी हो रहा होगा बॉडी के अंदर, उसको बाहर निष्कासित किया जा रहा है। ये जितनी भी अब एक्सेस, जितना अगेन अगेन सब कुछ था, वही टॉक्सिन्स जो थे, जो खाने पीने से थोड़ा सा अलग चीजें जो होती हैं, जो हम नेचुरल वे में थाली में नहीं ले रहे हैं, खाने में नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके उपरांत कुछ चीजें ऐसी हम ले रहे हैं, और कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी में से निकलने चाहिए थे, वो अब यहाँ पे भी अब आके निकल रहे हैं, हाइड्रोजन के आयंस वगैरह ये सब कुछ। ठीक है, ये सारी यहाँ पे चीजें ये हमारी बॉडी में से अब बाहर निकलने जा रही हैं, और कुछ जितनी रिक्वायर्ड थी उन्हें वापस ले लिया जाता है सब कुछ। ठीक है, दिस प्रोसेस इज सिक्रीशन। सिक्रीशन से मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वही कहना चाह रहा है कि रीएब्सॉर्ब तो हो गई, कुछ चीजें वापस मतलब कि सिक्रीट करके कह रहा है कि इनको ले लो, कंबाइन विद द फिल्ट्रेट, मींस जैसे ये टेबल बना हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कुछ चीजें सिक्रीट होके अंदर जाएंगी, और कुछ यहाँ से ये जाएंगी। जो ये वाला पार्ट है वो रीएब्सॉर्प्शन है, और सिक्रीशन वाला पार्ट इसके अंदर वापस चला जाता है, नहीं ये हमें नहीं चाहिए, इसे ले जाओ, ये सिक्रीशन की बात कर रहा है। ठीक है, ओके। अब ये सिक्रीटेड आयंस थे जो यहाँ मैंने भेजे वापस इसके अंदर। ठीक है, दोबारा भेजे, दे दिए थे, वापस भेज दिए, मैंने कहा नहीं नीड मुझे इसकी, इसको वापस ले लो, इसे वापस भेज दिया गया। सिक्रेटेड आयंस कंबाइन विद रिमेनिंग फिल्ट्रेट, जो लास्ट का अब बचा हुआ जो पूरा बस अब यूरिन की तरफ जाने लगा है, अब वो यूरिन कहलाया जाएगा, उसकी तरफ जाने लगा है ये, उसकी तरफ उसके अंदर इसको डाल दिया गया, सिक्रीट कर दिया गया। ठीक है, एंड बिकम अ यूरिन। उस फिल्ट्रेट को अब लास्ट में हम यूरिन कहेंगे। क्यों, जब ये डीसीटी के पास पहुंचा ना, यहाँ पर, यहाँ डीसीटी ने क्या करा, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होती है एक, ऐसे ना अलग अलग जगह से आ रही होगी, इसकी एक और नेफ्रॉन की, दूसरे नेफ्रॉन की, चौथे नेफ्रॉन की, ऐसे करके ना एक डक्ट बनी हुई है। ठीक है, ये ऐसे करके कुछ एक डक्ट बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से एक और नेफ्रॉन दे रहा है, यहाँ से एक और दे रहा है, यहाँ से एक और दे रहा है, तो सबका ना इकट्ठा करके वो जो ब्लड से वो जो इकट्ठा होके फिल्ट्रेट बन के आ रहा है, उस फिल्ट्रेट के अंदर जितना भी सिक्रेशन हमें लास्ट में डालना था डाल दिया। यानी कि ये मुझे आयंस नहीं चाहिए, ये वाला वाटर भी थोड़ा सा ले जाओ,
जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है इनको ले जाओ। वाटर इसलिए जाता है ताकि पीएच लेवल मेंटेन रहे, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयंस अगर ज्यादा हो जाए उसको भी चाहिए होता है, वो भी वापस ले लिया जाता है पीएच को मेंटेन करने के लिए, कि ज्यादा एसिडिक ना हो जाए, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये सारी चीजें सिक्रीट वापस हो गई, ठीक है, वापस इसके अंदर आ गई ट्यूब्यूल के अंदर। अब जब ये वापस चली गई यहाँ से, जब ये इस तरफ जा रही है ना, फाइनली जो फिल्ट्रेट है वो बन चुका है, उसे यूरिन कहा जा सकता है, क्योंकि वो अब कलेक्टिंग डक्ट सीटी के अंदर आ चुका है। अब यहां से वापस तो नहीं जाएगा, अब ये वापस नहीं जाएगा, जो वापस नहीं जाएगा उसे यूरिन कहा जाएगा, करेक्ट। अब ये यूरिन जो फ्लो करता है आउट ऑफ द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट, जो मैंने बताया अभी, ठीक है, फिर ये पास आउट करेगा कहाँ पे, इट पासेस आउट ऑफ द किडनी थ्रू द रीनल पेल्विस, वही कैलेक्स से होते हुए माइनर, मेजर, देन पेल्विस वाला, पेल्विस में आ गया इनटू यूरेटर, अब बाहर की तरफ जा रहा है। पेल्विस का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, जैसे ईसोफेगस का एक्सटेंडेड पार्ट क्या होगा, स्टमक समझ लीजिए, या फेरिंग्स का एक्सटेंडेड पार्ट क्या होता है, ईसोफेगस होता है, करेक्ट। ऐसे ही पेल्विस का एक्सटेंडेड पार्ट क्या हो गया, यूरेटर, उसके अंदर चला गया एंड डाउन टू द ब्लैडर। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, इसके अंदर बहुत डिटेल है। कौन सा किस ट्यूब्यूल में आयरन एब्जॉर्ब होता है, रीएब्जॉर्ब होता है, कब होता है, किस सेल की सिक्रेशन से हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, पैसिव हो रहा है, ये सारी चीजें नहीं जाननी है आपने, ठीक है। जितना जानना रिक्वायर्ड है वो उतना ही आपको दिया जा रहा है, एक्सेस में नहीं जानना, ठीक है। और एक्सेस में जाने की खुद से कोशिश मत करना, ये सिर्फ वही बच्चे जाएं एक्सेस में जो मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या जिन्होंने पहले साइंस पढ़ रखी है। इफ दे गॉट सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट दे कैन गो, अभी टाइम नहीं है तो इसलिए मैं कह रही हूँ, बार बार सजेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मत जाना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ब्रेन और ये दोनों ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स हैं पूरे एनाटॉमी में, ठीक है। चलो, यूरेटस क्या है? यूरेटस एक हॉलो यानी कि खाली, सॉरी खाली नहीं, खोखला, खोखला ट्यूब्यूल यानी कि ये ट्यूब्स हैं, खोखली ट्यूब्यूल्स हैं, जो सिंपल पाइप्स जो होती हैं, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर है, कनेक्ट करता है किसको, रीनल पेल्विस से यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करने के लिए ये एक पाइप है, ठीक है। कंटिन्यू करती है कहाँ से, कंटिन्यू विद द फनल शेप्ड रेनल, फनल का मतलब सिंपल वही है ये वाला, ठीक है। फनल इसे कहते हैं ना, जो केमिस्ट्री लैब्स में कभी आपने नोटिस करा होगा इस तरह का फनल होता है, या आपने कभी नोटिस करा होगा कुछ एड्स में दिखाते हैं कोई चीज को, अगर उन्होंने ऐसे करके बना होता है, ये एक ग्लास सा बना होगा, उसके ऊपर ऐसे एक कॉनिकल शेप का एक फ्लास्क रख देते हैं, उसको कहते हैं कॉनिकल शेप या फनल कहते हैं उसको, ठीक है। ऐसे passes down behind the peritoneum into pelvic cavity, passes down behind the peritoneum, वही शीट मैंने आपको बताई थी, behind the peritoneum कैसे, एक सेकेंड, यहाँ ना ये पेरिटोनियम है ऐसे करके, ठीक है, ये सारा पेरिटोनियम है, इसके पीछे, इसके बाहर वाली साइड पे ना ये बैठी हुई है किडनीज, तो बिहाइंड द पेरिटोनियम ये कहना चाह रहा है, इनटू द पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी कौन सा वाला आ गया, वही हिप वाला एरिया आ गया, ठीक है ना, into the pelvic cavity and passes through posterior wall of the bladder, posterior पीछे वाली वॉल जो है वहां से ये जो ये पास करती है, यानी कि अंदरूनी तौर पे नहीं कनेक्टेड नहीं है, मतलब कि अगर हम यहाँ से देखें ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, तो ये कनेक्ट आगे की तरफ, अंदर की तरफ नहीं कर रही, ये बाहर की तरफ कर रही है, मीन्स पृष्ठ भाग के भी पृष्ठ भाग में है ये, पहली किडनी पीठ पे है यानी कि पृष्ठ भाग में है, पोस्टीरियर डोर्सल साइड पे है, उसके भी, उसके अंदर भी अगर हम देखें कि यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें अगर यूरेटर कनेक्टेड है तो वो आगे की तरफ से कनेक्ट है या पीछे की तरफ से कनेक्टेड है, हम कहेंगे पीछे की तरफ से कनेक्टेड है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आएगा, बस समझना बहुत जरूरी है चीजों को, ठीक है। क्वेश्चन, हर चीज को क्वेश्चन के भाव से मत देखना, थोड़ा सा समझने के लिए देखोगे, एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कुछ नहीं जाएगा, पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक रहे थोड़ा सा, ठीक है ना। ओके, तो कंटेनिंग यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, ये क्या करता है, ये ही पास करता है किडनी से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। इसकी भी कुछ लेयर्स होती है, तीन लेयर्स का बना हुआ होता है, जिसके अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं और ब्रेन से हमारे रिसेप्टर्स से कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं यहाँ पे ऐसे,
जिसको हम स्ट्रेच रिसेप्टर कहते हैं। कुछ हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, बाद में जब कंट्रोल नहीं होता तो क्या करता है, यूरिन पास आउट करता है, उसको हम रिलैक्सेशन बोलते हैं। व्हेन यूरिन पास आउट, यूरिन ब्लैडर इज लाइक, यूरेथ्रा इज लाइक रिलैक्स। जब यूरिन पास आउट होता है, ठीक है, वो रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, ये 12 to 18 इंचेस लॉन्ग होती हैं, कौन, यूरेटस की बात कर रहे हैं, एंड हाफ इंचेस इन द डायमीटर, मतलब इसकी जो गोलाई है, इसकी मोटाई अगर पाइप की देखें तो कितनी है, सिर्फ हाफ इंच। ठीक है, और स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन रीनल पेल्विस रेगुलेट यूरेथ्रल पेरिस्टलासिस। पेरिस्टलासिस क्या होता है, तो वही ना, निगलना। अब यहाँ तो निगलने की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन नीचे उतारने की प्रक्रिया तो है। तो वो कहाँ से उतारने की बात कर रहे हैं प्रक्रिया को, यहाँ से। ठीक है, यानी कि जब यूरिन पास आउट हो रहा होता है ब्लैडर से यूरिन पास आउट हो रहा होता है, उसे पेरिस्टलासिस की मूवमेंट कही जाती है, जो कि रेगुलेट किससे होती है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स में इन द रीनल पेल्विस, यानी कि ऊपर कैलेक्स वाला पार्ट जो था। ठीक है, कुछ रिसेप्टर्स यहाँ थे ना, ये ब्रेन से ये भी कनेक्टेड है, और यहाँ जो पेल्विस वाला एरिया था, ट्रायंगल वाला, ये वाला, जहाँ पे मेजर कैलेक्स हमारे थे, यहाँ पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, वो यहाँ से भी हमारे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसमें है नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, पर मेजर क्वेश्चंस वाला पार्ट वैसे वो वाला है, पर एज पर वी से और वी नो कि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो कोई पार्ट छोड़ना नहीं है हमने। तो ये पेयर शेप है, नाशपाती जैसा। ठीक है, मस्कुलर सैक है, मसल्स का बना हुआ है, बोन का नहीं है। Become a balloon shape as it fills it with urine, lies behind the pubis symphysis. Pubis symphysis क्या होता है, देखते हैं एक बार कैसा होता है। कुछ इस तरह से हमारी ना बोन है, बहुत टेक्निकल तरीके से मत जाइएगा, मैं सिर्फ समझाने के भाव से अभी बता रही हूँ। ठीक है, ये होता है प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, यानी कि ये एक तरह का, आप ऐसा समझिए, ये जो पीछे वाला ना, ये वो है, वर्टिब्रल कॉलम है पीछे वाली, इससे जुड़ी हुई जो ये यहाँ पे हमारी जो हिप बोन आती है ना, ऐसे ट्रायंगुलर शेप की जो आ रही होती है, वो है। और इन दोनों को आपस में जोड़ के रखने वाली जो होती है, प्यूबिक सिम्फिसिस यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि एक तरह का जोड़ है, जैसे चश्मे में होता है ना, एक राइट और लेफ्ट कलर, लेफ्ट वाला जो हमारा चश्मा है, उसमें जो लेंस लगा हुआ है, ठीक है, उसका जो फ्रेम है, वो हमारी नाक के ऊपर अटैच होते हैं, दोनों साइड से, दोनों मिलकर जो जुड़ रहे होते हैं। वो जो नाक वाला एरिया ना, जहाँ पे स्पेक्स का जो छोटा सा पार्ट आता है, जैसे ये स्पेक्स है किसी का भी। ठीक है, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हल्का सा एक डॉट बना होता है ना, जैसे कि हमारी नाक पे आराम से चश्मा बैठ जाए, तो वो कुछ किस तरह का बना होता है, कुछ इस तरह का बना होता है ना, वो ऐसे करके कुछ अजीब से ऐसा बना होता है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ना, उसको जोड़े रखने वाला, ताकि वो कंफर्टेबली वो चीज वहां पे बनी रहे, जुड़ी रहे। लेफ्ट एंड राइट का जो आंख का जो हमारा लेंस है, वो जुड़ा रहे आपस में। तो ये भी वैसा ही काम करता है। ठीक है, इनको जोड़ के रखने का काम करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डायलेट भी होता है। ओके, तो ये उसके पीछे है, कौन, यूरेथ्रा उसके पीछे है, सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर उसके पीछे है। ठीक है, इट इज मेड ऑफ इलास्टिक स्मूथ मसल्स, ऑलवेज रिमेंबर स्मूथ मसल्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। ओके, ये वॉलंटरी नहीं होती, इनवॉलंटरी होती है। दैट हेल्प्स इन एलोंगेशन, यानी कि थोड़ा लंबा, यानी कि थोड़ा स्ट्रेच में, कहीं लंबाई में आप कह सकते हो, ऑफ ब्लैडर एज इट फिल्स द कॉन्ट्रैक्शन, एज इट एम्प्टीज। मतलब कि जैसे ही ये थोड़ा सा कहेंगे कि जैसे ही यूरिन पास करना है, तो ये थोड़ा स्मूथ, और थोड़ा उसको पैसेज को थोड़ा स्मूथ करने के लिए, कि यूरिन आराम से बाहर निकल जाए, प्रॉब्लम ना हो, तो ये स्मूथ मसल थोड़ी सी ना डायलेट हो जाती है कहीं, और इस केस में डायलेट को हम क्या कह रहे हैं, थोड़ा लंबाई में खिंचता जाता है, जैसे बलून को खींचते ना, या मेहंदी का कोन होता है, या कोई भी ऐसी चीज जिसको हम थोड़ा सा खींच के बाद निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये सॉफ्टली अपनी तरफ से ही थोड़ा सा एलोंगेट हो जाता है, यानी कि नीचे की तरफ खिंचता जाता है, ताकि चीजें आराम से स्मूथली पास आउट हो सके। ठीक है,
ये ट्राइगोन यानी कि त्रिकोण आकार का होता है एरिया बिटवीन टू यूरेटर्स एंड थर्ड पॉइंट ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। यानी कि ये कुछ ऐसा सा हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, ये यहाँ से इसकी ओपनिंग हो गई दोनों की, ये ठीक है, यहाँ आ गया यूरेटर, सॉरी यूरेथ्रा, और यूरेटस यहाँ से। तो वो इस तरह से बताने की कोशिश करें कि ट्राइंगल कैसे बन रहा है इसका। ट्राइंगल समझ आ रहा है? ट्राइगोन कैसे है ये? ओके, थर्ड पॉइंट ऑफ ओपनिंग इज यूरेथ्रा और यूरेटल ऑरिफिस। नहीं नाम याद करना पर लेकिन पढ़ लेना प्लीज, कुछ भी आ सकता है। इट हेल्प्स इन स्टॉपिंग द बैक फ्लो ऑफ द यूरिन। तो यहाँ पे यूरेथ्रल वाला एरिया है ना, यहाँ पे बैक फ्लो ना हो, जैसे कि यूरिन पास आउट करते वक्त यू कैन नॉट कंट्रोल इट बैक एंड मूव इट बैकवर्ड्स। मीन्स आप यूरिन पास करते वक्त एक फ्लो ही यूरिन डायरेक्शन ही बना रहे, ये अपोजिट डायरेक्शन में ना चला जाए, वापस ना चला जाए, बैक फ्लो ना हो जाए, उसको रोकने के लिए होता है यहाँ पे यूरिनरी ऑरिफिस। कौन यहाँ पे? यूरेट्रल, सॉरी यूरेट्रल ऑरिफिस। ओके, कैनल जो एक्सटेंड करती है हमारी, यूरेथ्रा जो है यानी कि नीचे वाला जो ये वाला पार्ट आता है, ये कैनल जो है एक्सटेंडेड फ्रॉम नेक, नेक मतलब ये वाला जो एरिया ना, ये वाला नेक वाला एरिया, यहाँ से नीचे उतरते हुए जाती है टू आउटसाइड। मेल में इसका साइज जो होता है नियरली 6 to 8 इंचेस होता है, फीमेल का इसका साइज 1 to 1.5 इंचेस होता है, जिसकी वजह से यूटीआई इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा होता है इन फीमेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइंडली नोटेड, लिख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, यूरिन जो होता है वो थोड़ा सा पेल येलो कलर का होता है और एम्बर कलर का, जो एक एम्बर स्टोन होता है वैसा कलर का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोब्लिन और यूरोलिबिन। अमोनिया लाइक स्मेल होती है इसकी, जो जनरली जितने भी यूरिनल्स होते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह जो होते हैं, उनमें जो एक अजीब सी स्मेल सूंघने को मिलती है, जो दुर्गंध होती है बेसिकली, वो जो होती है वो अमोनिया की स्मेल है। क्योंकि हमारी जो यूरिन हम पास कर रहे हैं उसमें जो यूरिया निकल रहा है, जो यूरिक अमोनिया की जो फॉर्म्स निकल रही हैं, सॉरी वो अमोनिया की ही फॉर्म्स है जो निकल रही हैं, उसकी स्मेल होती है ये। ठीक है, पीएच कितना होता है? 6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेल्दी एडल्ट कितना पास कर देता है? नियरली 1000 to 1500 ml पर डे। एक नॉर्मल, एक हेल्दी एडल्ट जो है वो इतना यूरिन पास आउट करता है। ठीक है, नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन क्या रहती है? एक यूरिन जो एक्वस यानी थोड़ा लिक्विडी सॉल्यूशन होता है, ग्रेटर देन 95% ऑफ द वाटर, मीन्स इसका 95% तो वाटर ही है, पर इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो यानी कि मिनरल्स, या हम कहेंगे यूरिया जो है, ये सब कुछ जो इसके अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, with minimum of these remaining constituents in order of decreasing concentration। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख पाएंगे सबसे ज्यादा यूरिया बाहर निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं निकलेगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? ग्राउट की। तो ये क्या होता है, बोन्स के ऊपर ना यूरिया जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूरिया को बाहर निकालना। फिर डिपोजिशन जब ज्यादा हो जाएगी तो हड्डी, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं हड्डी बढ़ गई, हड्डी नहीं बढ़ गई, उसमें यूरिया फॉर्मेशन ज्यादा होगी, मींस डिपोजिशन स्टार्ट हो गया उसके ऊपर। मैम फिर that is gout ना, GOUT। ಶಿಖನ್ ಬಾಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತಂದ್ಕೊಡು. किसी ने और ने क्या कहा? ये लो किसी और ने कुछ और भी कहा था। ओके, तो यूरिया बाहर निकला, अगर ये नहीं निकलेगा तो क्या होगा? बोन्स के ऊपर डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, और मेजरली जोन बोन जॉइंट्स के ऊपर होती है। ठीक है, जहां जहां जॉइंट्स होते हैं ना, वहां वहां इसका डिपोजिशन ज्यादा स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से चलने में और कोई मूवमेंट करने में, लोकोमोशन में प्रॉब्लम आ सकती है, डिपेंड कि डिपोजिशन कहाँ हो रहा है। तो जो मेजर सबसे ज्यादा देखा जाता है वो होता है पैर के जो बेस है हमारा, प्लांटर एरिया जो है, जो नीचे जो तला है हमारे पैर का, वहां देखने को मिलता है, एड़ी वाले भाग में ज्यादा देखने को मिलता है। नहीं तो पैर में तो वैसे जनरली कहीं भी देखने को मिलता है, नियर टू द टो नेल और इनसाइड एरियाज में, नॉट टो नेल, जो पैर का इतना वाला भाग आता है यहाँ पर देखने को मिलता है, एड़ी में मिलेगा और थंब में मिलता है, हाथ के थंब में,
एल्बोज में, इन एरियाज में ज्यादा देखने को मिलता है, क्लैविकल में मिलता है देखने को, ये मेजर एरियाज है, सबसे कॉमन एरियाज जहाँ देखने को मिलता है। देन द क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, केराटिन एंड अदर डिसॉल्व आयंस इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो प्रोटीन भी कुछ हमारा निकला इसके अंदर, उसमें से कुछ हार्मोन्स निकल गए हमारे और कुछ मेटाबोलाइट्स भी बाहर निकल गए। ठीक है, इनका निकलना, निष्कासित होना हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये पड़े रहेंगे तो एक डिसऑर्डर को क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसको दूर करने के चक्कर में या इसको अगर अनदेखा करा तो ये कोई ना कोई डिजीज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका हमारी बॉडी में से निकलना जरूरी है। एबनॉर्मल टाइप ऑफ यूरिन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। There are several conditions that can cause abnormal components to be abnormal, word use कीजिएगा, abnormal components to be excreted in urine or present as abnormal characteristics of urine। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहा है कि कुछ ऐसे हमारे यूरिन का जो कॉम्पोजिशन है, वो कॉम्पोजिशन कुछ ऐसा हो जाता है जिसके अंदर हमारे जो कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो भी निकले जा रहे हैं, या फिर जो रिक्वायर्ड नहीं थे हमारी बॉडी के अंदर वो उसको वापस भेजा जा रहा है, उसको निकाला ही नहीं जा रहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है वो, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जब हम किसी यूरिन के या उस बीमारी के आगे उसके सफिक्स में अगर हम यूरिया वर्ड लगा दें तो वो यूरिन की प्रॉब्लम को संबोधित करता है। ठीक है, जैसे प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया भी कुछ लोग बोलते हैं, पर प्रोटीन यूरिया बोल देंगे इसको ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, ये निकलना ही नहीं वापस। ठीक है, मतलब सॉरी, इसको निकल जाना, सॉरी, एब्जॉर्प्शन की होनी चाहिए थी, रीअब्जॉर्प्शन होनी चाहिए थी, हुई नहीं, तो प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि ये जो ग्लोमेरुलस में था ना, वहां से जो प्रोटीन नहीं निकलना चाहिए था वो भी निकल के इसके अंदर आ गया, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो नहीं निकलना चाहिए था। प्रोटीन कंटेंट इन यूरिन ऑफन ड्यू टू लीकी और डैमेज्ड ग्लोमेरुलाई। ठीक है, वही ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो बॉमन्स कैप्सूल की थी वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाई, या तो उसमें कोई लीकेज हुई, मतलब मीन्स उसके कोई डैमेज या कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से उसका फिल्ट्रेट के अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी नीचे आ गए, फिल्ट्रेट के अंदर पीसीटी, रूपोफेनले, डीसीटी, एंड देन कंटिन्यूएशन में वो पूरा बॉडी से पास आउट हो गया। जब ये ज्यादा हो जाता है तब पता चलता है, फिर इसकी देखने में पता चलता है, फिर डॉक्टर से कंसल्ट करा जाता है एंड ऑल। ठीक है, चेक करा जाता है इसके ऊपर पूरा। ओके, ओलिग्यूरिया ये एबनॉर्मल है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन जो होता है एबनॉर्मली, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन जो निकल रहा है बॉडी के अंदर बार बार निकलेगा ड्यू टू द शॉक और किडनी डैमेज। मतलब मीन्स क्या होता है, बार बार यूरिन पास आउट करने की एक प्रॉब्लम या कहीं एक अर्ज होती है और बहुत ही थोड़ा, बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ यूरिन बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कुछ ये तो शॉक ऑफ द किडनी या किडनी में कोई प्रॉब्लम हुई है। ये समटाइम्स आपने देखा होगा, कुछ लोगों को ज्यादा हंसने से भी होता है, कुछ लोगों को होता है किसी ने कुछ कह दिया एकदम से वहीं के वहीं थोड़ा सा यूरिन पास आउट हो जाता है। बच्चों में होता है, बच्चों में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, उस केस में उसको ओलिग्यूरिया नहीं बोलेंगे, वो एक शॉक का होता है। और जब बड़ों में ऐसा होता है लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन पास आउट हो जाता है, रात को अगर लेट नाइट कॉल आ जाए, डर लग गया, उसी से ही थोड़ा सा यूरिन पास आउट हो जाता है, तो ये उस कंडीशन को बता रहा है। बार बार हो रहा है तो ये छोटे छोटे बार बार जो हो रहा है ना इसमें नहीं, अगर ये डे बाय डे इंक्रीज कर रही है सिचुएशन तो इसको हम नाम देंगे ओलिग्यूरिया, अदरवाइज नहीं देंगे। अगर ये कंडीशन बार बार रिपीट होगी तो कभी कभी होती है तो उसको कंट्रोल में करा जाता है, अदरवाइज अगर ऐसा हुआ तो फिर मेडिसिन लेनी पड़ती है। ठीक है, जो हम क्रिया करते हैं, अश्वनी क्रिया करते हैं, वर्चोली सहजोली जो हम करते हैं, उनसे ये सब चीजों को कंट्रोल करा जा सकता है ओलिग्यूरिया को। ठीक है, पॉलीयूरिया में एन एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन ऑफन कॉज्ड बाय डायबिटीज, बार बार यूरिन जाना, यूरिन पास आउट करने की अर्ज हो रही है और यूरिन आ भी रहा है और बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में निकल रहा है, ऐसा नहीं है उसमें स्मॉल अमाउंट में निकल रहा था इसमें, और वो भी शॉक वगैरह की वजह से निकल रहा था। यहाँ डायबिटीज में हम सबको पता है, डायबिटीज में क्या होता है, बार बार यूरिन पास आउट करना ही पड़ता है, हर 1 घंटे में 2 घंटे में द पेशेंट हैज टू गो टू वॉशरूम। ठीक है, डायसूरिया, इसमें पेनफुल और अनकंफर्टेबल यूरिनेशन होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन भी बोलते हैं इसको, यूटीआई। ठीक है, यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं इसको। पेनफुल मींस बड़ी जलन सी रहेगी, बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होगा, और ये
जब ज़्यादा लंबे टाइम तक होता है, तब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बिफोर दैट समटाइम्स इट्स बिकॉज़ ऑफ द डिहाइड्रेशन की वज़ह से बॉडी में कभी-कभी होता है, तो दैट इज़ नॉट द यूटीआई और डायस्यूरिया, ठीक है? ऐसा नहीं है। जब गर्मी की वज़ह से कभी-कभी होता है या खाना ठीक से नहीं खाया गया, तो 1-2 दिन अगर ऐसा हो तो इट्स नॉट डायस्यूरिया। अगर ये लॉन्ग टर्म तक ये सेम चीज़ें 3 ऐसा कहते हैं कि 3 दिन से ज़्यादा अगर चल रही है, तो यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर। अगर 3 दिन से ज़्यादा पर्सिस्ट कर रही है तो, ठीक है? हेमिचूरिया, हेमिचूरिया में क्या होता है, आरबीसी के ब्लड सेल्स अब ये भी ऊपर नहीं रहे, ये भी छन कर नीचे उतर गए। ये अच्छी बात नहीं थी। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा-सा ब्लड का जो कलर सॉरी यूरिन का जो कलर होगा थोड़ा-सा रेडिश कलर का होगा। तो लोग डर भी जाते हैं। सो डरने वाली कोई बात नहीं है। क्यूरेबल प्रॉब्लम है ये। ऐसा कभी-कभी हो जाता है। तो इसकी कुछ मेडिसिन चलती हैं, छोटा-सा कोर्स होता है, कंप्लीट हो जाता है, सो डोंट वरी। लेकिन समटाइम्स पीपल गॉट अफ्रेड कि ये क्या हो गया? मुझे रेड कलर का ब्लड क्यों पास आउट हो रहा है? ठीक है? वो होता थोड़ा-सा ज़्यादा डार्क कलर का नहीं होता, पर थोड़ा-सा रेडिश ब्राउन कलर का ब्लड यूरिन होता है। थोड़ा-सा जैसे येलो कलर का या थोड़ा ट्रांसपेरेंट कलर में होता है, पेल येलो में होता है ना, वो कलर ना होकर के थोड़ा-सा रेडिश ब्राउन कलर का यूरिन पास आउट होता है। अच्छा, बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन भी हो सकती है, उसकी वजह से भी है। जैसे कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुई और उसकी वजह से कोई ना कोई लीकेज वगैरह हुई है या कहें कि आरबीसी को नुकसान पहुँच रहा है उससे। तो वो भी इन्फेक्शन भी वो बताएगा। यूरिन के थ्रू वो इन्फेक्शन के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है? इंजरी हो गई या कोई इन्फेक्शन की बात होगी। तो मैंने अगेन वही कहा ना कि कुछ दिन का कोर्स चलता है, कहीं का वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, आप डरिए नहीं। ऐसे-ऐसे बता देंगे वो आपको डॉक्टर। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती कि अंदर बॉडी के अंदर कुछ कोई भयंकर या गंभीर बीमारी है, नहीं, ये गंभीर बीमारियों में से नहीं है। बट येस, पर्सिस्ट लॉन्ग टाइम तक नहीं करनी चाहिए। जब भी ऐसा कभी दिखे, इवन ऑन द फर्स्ट और द सेकंड टाइम में अगर ये दोबारा रिपीट होती है, तो यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर। फर्स्ट तक आप इसको अवॉइड कर सकते हो, सेकंड टाइम में इसको अवॉइड नहीं करना है, यू हैव टू विजिट द डॉक्टर, ओके? ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? ग्लाइकोसूरिया भी ये होता है ग्लूकोज जो मात्रा है, ग्लूकोज की मात्रा जो होती है, वो बहुत ज़्यादा पास होनी शुरू हो जाती है। एक्सेस ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज इन डायबिटीज बियॉन्ड द अमाउंट एबल टू बी रीअब्सॉर्ब्ड। ये रीअब्सॉर्ब हो नहीं पा रहा है, वो ले ही नहीं पा रहा, मतलब ब्लड उसको वापस ले ही नहीं रहा है। वो वापस देना चाह रहा है पर ये ले नहीं रहा, वापस दे देता है, जाओ, हम नहीं दे रहे, ठीक है? वो कहाँ पे होता है? पीसीटी के अंदर हो रहा है। इन सब में ये ग्लूकोज का जो रीअब्सॉर्प्शन है, वो सब कुछ इसका बियॉन्ड द लेवल ऑफ रीअब्सॉर्प्शन इसकी हो चुकी हुई है, ठीक है? ओके, ग्लाइकोसूरिया डन। आपका किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट। किसी को कोई प्रश्न, कोई डाउट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओह यस, एक सेकंड और रह गया, इसके अंदर एक और चीज है, वो मैं आपको दिखानी थी। एक मिनट रुके, आई जस्ट फॉरगॉट। एक मिनट में आपको एक और मेरे को आपको शेयर करना है। एक मैं कोई पीडीएफ दिखा रही हूँ, सो यू हैव टू रीड इट वेरी लाइक माइंडफुली। यू हैव टू रीड दिस पीडीएफ। एक्सेस में नहीं है, बस इसको रीड आउट जरूर कर लेना, ठीक है? इस पीडीएफ को एक बार रीड आउट जरूर कर लेना। ये है क्या, मैं एक बार समझा देती हूँ इस पीडीएफ में क्या है। ये वो सीक्वेंस है जो मैंने आपको बताया था। रुकिए, सॉरी, यहाँ से वो सीक्वेंस स्टार्ट होता है। एओर्टा से आर्टरीज, आर्टरी से आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, देन वेन्यूल्स, वेन्यूल से वेन्स, वेन से सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। क्या ये वाला सीक्वेंस सबको याद हो गया? नहीं याद हुआ तो एक बार ध्यान से विद डेफिनेशंस मैंने इसके अंदर लिख दिया आपके लिए, आप उसको आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ भूलिएगा नहीं। ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, और अपनी खुद की समझ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्लियर ही नहीं होता कि बॉडी में हो कैसा रहा सब कुछ, ठीक है? प्रैक्टिकली चीजों को देखने का नजरिया है ये, कि प्रैक्टिकली चीजें हो कैसे रही बॉडी के अंदर, ठीक है? सिर्फ किताबी भाषा नहीं पढ़नी ना, उससे ऊपर जाके देखना ना, कनेक्ट डॉट्स अभी तो कनेक्ट करोगे योग के, वरना योग के डॉट्स कैसे कनेक्ट करोगे कि चीजें कैसे हो रही हैं? कनेक्शन नहीं बनेगा, ठीक है? अब ये मैक्रो मिनरल्स है और ट्रेस मिनरल्स है, ये इसके बारे में अच्छे से देख लीजिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन से भी संबोधित करता है, ठीक है? जैसे
अगर सोडियम के आयंस को प्रॉपर्ली उसने अगर नहीं निकाला तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर हमारा रेगुलेट नहीं हो पाएगा। और वैसे सोडियम खुद अकेले में बैठ के क्या करता है, मैं तो एक्सेस की बात करिए, सोडियम अगर ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या करेगा, फ्लूइड का बैलेंस बनाए रखता है, यानी कि जो लिक्विडिटी है हमारी बॉडी के अंदर, वाटर बैलेंस जो है हमारे अंदर, वाटर नहीं लिक्विड बैलेंस जो है हमारे अंदर, उसको बनाए रखने का कौन करता है, काम करता है, सोडियम करता है, और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ठीक है, अगर ये ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज होती है, किडनी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा ना तो किडनी को प्रॉब्लम करेगा, और फ्लूइड रिटेंशन बॉडी के अंदर अगेन जो सूजन आ जाती है। ठीक है, हाइपर ये रहा हाइपर एट्रीमा, एट्रीमा को बोलेंगे इसे। ठीक है, इसी कंडीशंस के नाम भी दे दिए मैं साथ साथ में, आप प्लीज एक बार देखिएगा जरूर से। अगेन पोटेशियम जो होता है इसके बारे में ना बहुत अच्छे से हम एक बार उसमें देखेंगे मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर, सेकेंडली हम उसमें देखेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर कि सेल कैसे काम करता है। ठीक है, नर्व फंक्शन के अंदर कैसे वो काम करता है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैसे काम करता है, ये आने वाले दोनों चैप्टर के अंदर हम एक बार इसको देखेंगे कि कैसे अंदर बैठा हुआ होता है ये, और उसको बाहर निकलना जरूरी है, बाहर होगा तो अंदर आना जरूरी है, कैसे। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है, इरेगुलर हार्ट रिदम्स, जो हार्ट का रिदम है ना लवडब वाला, वो उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, मसल्स को थोड़ा वीक बना देगा अगर ज्यादा हो जाएगा तो, या फिर पैरालिसिस, पोटेशियम की एक्सेस की बात कर रहे हैं तो हाइपर कैलेमिया। ठीक है, कैल्शियम बोन्स के लिए बहुत जरूरी है और टीथ के लिए बहुत जरूरी है, ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, किडनी के अंदर स्टोन्स बनाएगा, कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज मींस वो भी अकड़न अकड़न सी हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन होनी शुरू हो जाएगी, मींस प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, कम एब्जॉर्प्शन या ज्यादा एब्जॉर्प्शन कुछ भी हो सकता है, इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर मिनरल्स लाइक आयरन एंड जिंक। ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं इसको। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम एक वाइटल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, मसल फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैग्नीशियम। किसमें मिलता है हमें, बहुत सारी चीजों में मिलता है मैग्नीशियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाना वगैरह इन सब में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, इन सब में हमें मैग्नीशियम मिलता है, इसलिए एनर्जी पावर हमें इन सब से मिलती है, वाइटल है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना सुबह का नाश्ता वो करो जिसके अंदर ताकत हो, तो उनमें ये मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट होता है, खाना वही होना चाहिए ना जिससे हमें एनर्जी मिल पा रही है। ठीक है, तो अगर ये नहीं होगा तो डायरिया हो जाएगा, नौसिया यानी कि उल्टी लगेगा, उल्टी आ रही है, लो ब्लड प्रेशर रहेगा जिसके अंदर ये नहीं होता, उसको लो ब्लड प्रेशर थका थका सा मरा मरा सा लगेगा, इधर उधर गिरते रहेंगे, ओ जान नहीं है, जरा सा काम करेंगे धूप लगेगी वहीं इनकी हालत खराब हो जाएगी, फिर इनको थोड़ा सा कुछ समय ऐसा देना पड़ता है जो शॉर्ट टर्म एनर्जी देता है, एंड दैट शॉर्ट टर्म एनर्जी इज कॉफी, चाय, या फिर कोई मीठा जूस। मीठा जूस से मतलब क्या हो गया, जैसे आपके आसपास मिलती है कोल्ड ड्रिंक, वो हाई कैफिनेटेड होती है, बेसिकली शुगर भी बहुत सारा भरा हुआ होता है उसके अंदर, अगर मैं कार्बन उसका निकाल दूं यानी कि इसकी एसिड निकाल दूं जो गैस देता है उसको निकाल दूं तो नीरा क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ शुगर और कैफीन है, दैट्स इट। कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, देयर इज नथिंग एल्स, इसलिए उसको पी के बड़ा अच्छा लगता है, इट जस्ट गिव्स यू द बूस्ट ऑफ एनर्जी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ओके, देन कार्डियक इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं अगर मैग्नीशियम हमारा हाई रहना चाहिए तो। हाइपर, हाइपर में अब ये देखेंगे मैंने ज्यादा सब में बोला कि ज्यादा हो जाए तो सब में हाइपर हाइपर लिखा हुआ मिलेगा, हाइपो हाइपो नहीं है, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपर क्यों हो रहा है, शांत हो बोलते हैं ना, हाइपर क्यों हो रहा है, हाइपर का मतलब ये होता है कि तुम अपने गुस्से को बढ़ा क्यों रहे हो, किसी चीज को बढ़ाना क्यों है। ठीक है, तो ये हाइपर मैग्नीशियमिया बोलते हैं इसको। ठीक है, अगेन फास्फोरस की बात हो रही है, क्रूशियल फॉर बोन्स एंड सेलुलर फंक्शंस। ये वैसे आपको नहीं इतना समझना पर लेकिन हाँ बस समझ लीजिए कि फास्फोरस जो होता है एक कंपोनेंट है हमारी बोन का, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, और सेलुलर फंक्शंस के अंदर काम आता है। बोन डेंसिटी यानी कि चूर चूर हो जाती है बोन्स अगर कम हो गया तो, आई एम सॉरी ज्यादा हो गया तो बोन्स चूर हो जाती हैं। कैल्सिफिकेशन यानी कि वो जमना शुरू हो जाएंगे इन ऑर्गन्स, पत्थर बनाना शुरू कर देंगी, वैसा हो जाएगा। इम्बैलेंस कैल्शियम लेवल्स, एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, कैल्शियम इधर उधर भागना शुरू हो जाएगा, तो उसके लेवल्स जो होंगे बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। कंडीशन हाइपर फॉस्फेटेमिया या हाइपर फॉस्फेटेमिया। ठीक है, क्लोराइड, क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड बैलेंस को सोडियम की तरह काम करता है और प्लस डाइजेशन में काम करता है। मैम डाइजेशन तो पूरा पढ़ लिया, उसमें कहा था हमारे सलाइवा में था, सलाइवा में जब एमाइलेज काम करता है हमारी बॉडी, जब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का, तो एमाइलेज को जगाने का काम क्लोरीन करता है। ठीक है, और नीचे स्टमक में भी बाकी एरियाज में भी जाता है क्लोरीन का, रिएक्शन जो होता है उठाने का काम भी करता है क्लोरीन। ठीक है,
हाई ब्लड प्रेशर कर देता है, एक्सेस में हो गया तो फ्लूइड को रिटेंशन, सेम सोडियम वाली बातें बता रहा है ये देखिए, किडनी स्ट्रेन, सेम सोडियम जैसी बातें है ना दोनों में, इसलिए पानी में क्लोरीन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये पानी क्लोरीन वाला ज्यादा है, इसलिए शरीर में किडनी को हार्मफुल इफेक्ट देता है। जो आरओ या आप एक्वागार्ड लगवाते हैं तो कुछ बातें ऐसी सुनने को मिलती हैं, कुछ रिलेट कर पाएंगे शायद आप। हाइपरक्लोरेमिया, जो स्विमिंग पूल में ज्यादा जाते हैं वहां पे भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है उन लोगों में। सल्फर अगेन नीड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने का, उनसे काम निकलवाने का काम करता है ये सल्फर। डायरिया हो जाएगा, डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है थ्रू, दो इट्स वेरी रेयर, तो इसके लिए इसकी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती। सेम फॉर द ट्रेसेस के लिए है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आई डोंट थिंक सो उसके बाद ज्यादा हमें ध्यान देने वाली बात है, सेम चीजें ही हैं, ठीक है, लेकिन देख लीजिएगा प्लीज। अगर नहीं समझ आएगा विल डिस्कस अगेन, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे शॉर्ट नोट्स टाइप बना दिए हैं इनके लिए, ठीक है, इनको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट नोट्स यहाँ पे भी बना दिए हैं। अगर नहीं क्लियर होगा, अगर आपको लगेगा ये मुश्किल है, नहीं याद हो रहा, तो याद करने की टेक्निक्स सीखी जाएंगी, हम उसको याद करेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये एड्रिनल ग्लैंड है, इसके बताता नहीं पड़ना, ये हम उसमें पढ़ेंगे एंडोक्राइन ऑब्जर्व के अंदर, ठीक है। चलिए।